वेलकम बैक टू द शो। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब के वाशिंगटन पोस्ट के मजमून ने मीडिया का मरकज़ बना रहा। बहुत बात हुई, पार्लिमानी कमीशन बनने की भी बात हुई और हुसैन हक्कानी साहब ने खुद कहा कि वो पेश होने को तैयार भी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मजमून था उसकी वजह से एक दुखती रग को उन्होंने छेड़ दिया था। इसी पे हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। हुसैन साहब, सबसे पहले तो जब भी किसी से बात करें, किसी सियासी जमात से करें, ऐसा लगता है कि आप एक नापसंदीदा शख्सियत हैं। लोग आपको अपॉर्चुनिस्ट भी कहते हैं। व्हाई डू दे डिसलाइक यू सो मच? मेरा ये ख्याल है कि ये उनसे पूछना चाहिए जो डिसलाइक करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, कुछ को मेरे ख़यालात नहीं पसंद, कुछ को शायद मेरी शख्सियत ना पसंद हो। फिर हमारी सहाफ़ती बरादरी के भी बाज़ ऐसे लोग हैं कि जिनको देखकर हमेशा कुरान शरीफ की वो दुआ पढ़ने की आयत पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है कि मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद। तो लोग लगे रहते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो तहक़ीक़ी काम किया है, किताबें लिखी हैं, वो किताबें दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। और जो बात मैं कहता हूँ उस बात का कोई जवाब नहीं देता। मेरी ऐसी तैसी फेरने से हक़ाइक़ तो तब्दील होने से रहे। अच्छा, जो आपका मज़मून था उसकी बुनियादी जो यहाँ पाकिस्तान लोगों को तकलीफ़ हुई थी वो ये थी कि आपने अमेरिका को मदद किया था इस तरह से कि वीज़ाज़ एक्सपेडाइट किए थे और आपने सिविलियन जो क़यादत है उनसे इजाज़त लेकर वीज़ाज़ दिए थे। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है? अंबर, कोई बात नई नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये एक मज़मून था और ये मज़मून किसी और मौजू पर था। इस मज़मून का मौजू ये था कि सिफारती ताल्लुकात अमेरिका के इंतखाबी साल के अंदर किस तरीके के साथ अमेरिका और दीगर ममालिक के मफाद में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जब सदर ओबामा उम्मीदवार थे इंतखाबी, तो उनकी कैंपेन के लोगों से मैंने ताल्लुकात कायम किए और उनके नतीजे में फिर उनको कायल किया कि पाकिस्तान का सिविलियन इमदादी पैकेज बढ़ाएं, तो पाकिस्तान को $7.5 अरब की इमदाद मिली। और अगर कोई ये जानना चाहता है कि अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ, और ये आपके जहन में रहे कि मजमून अमेरिकी अखबार में छप रहा है, तो मैंने कहा अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका को ये फ़ायदा हुआ कि अमेरिका ने उस पूरे इमदादी पैकेज के तनाजुर में उसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला। मैंने कहीं स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि हमने जानबूझकर वीज़े दिए ये जानते हुए कि वो उसामा बिन लादेन को ढूंढ लेंगे। अगर मुझे उसामा बिन लादेन का ठिकाना पता होता और पता होता कि अमेरिकन उसको ढूंढ रहे हैं, तो मैं शायद उनसे कहता कि वो जो उन्होंने उसके लिए रिवॉर्ड रखा हुआ है, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में अपनी किताब में लिखा कि बहुत सारे रिवॉर्ड लिए गए, हम भी रिवॉर्ड ले लेते। ये तो तशरीहात हो रही हैं। द आर्टिकल सिंपली डज नॉट से what is being represented in the Pakistani media। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे आज चौधरी निसार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने वीज़े के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइटन की है पॉलिसी, ओवरसाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो भी जायज़ा लेती है। लेकिन जो एक दिलचस्प बात आपके मजमून में थी वो ये थी कि सिविलियन क़यादत से इजाज़त ली गई थी, जिसमें ज़ाहिर है उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी भी शामिल हैं। तो कोशिश ये थी कि सिविलियंस को ख़ारजा पॉलिसी में ज़्यादा बरतरी हासिल हो। आपको लगता है कि इन कोशिशों से ये कोशिशें अब बैकफायर हो गई हैं आपकी कोशिशों की वजह से या मजमून की वजह से? देखिए, मेरी किताब है पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री। उसमें मैंने ये इस्तदलाल दिया है कि पाकिस्तान की तारीख़ का अगर मुताला किया जाए तो पाकिस्तान में हमेशा अस्करी बालादस्ती से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, अंदरूनी तौर पर भी बैरूनी तौर पर भी। बड़ा बेर में अमेरिका को बेस दी गई, खुफिया तौर पर दी गई, वहाँ से तैयारा उड़ा, वो रूस में गिरा लिया गया, रूस ने उस पर पाकिस्तान को धमकियाँ दी। ये काम हुसैन हक्कानी ने तो नहीं किया था, मैं तो उस वक्त उम्र में सिर्फ 4 साल का था। उसके बाद फिर जनरल याहिया के ज़माने में खुशफहमियाँ रहीं कि अमरीकी आएंगे और मशरक़ी पाकिस्तान में हमें बचा लेंगे। वो खुशफहमियाँ भी गलत साबित हुई। फिर तीसरी बार जनरल मुशर्रफ साहब ने बेसिस दी, शमसी बेस दी और जैकबाबाद बेस दी। वहाँ तैयारे भर भर के अमेरिकन आते थे और वो वहाँ पे कोई इमिग्रेशन का काउंटर नहीं था कि उनके वीज़े चेक होते थे कि इतने सारे अमेरिकी आते हैं। अब अमेरिका से हमें
طے کرنا ہے کہ اچھے تعلقات قائم کریں یا نہ کریں. اگر امریکہ سے اچھے تعلقات ہوں گے، جو میرا مشن تھا، جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، تو امریکہ سے اچھے تعلقات ہوں گے تو اس میں تو جس سے اچھے تعلقات ہوں اس کو آپ کو آنے کی اجازت بھی دینی ہوگی. اب اگر پاکستان میں آ کر امریکن کوئی ایسا کام کریں جو پاکستان نہیں چاہتا. اچھا، پہلا میرا سوال یہ کہ اگر وہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ تو کوئی غلط کام تھا نہیں، وہ تو ہمیں اس میں مدد کرنی چاہیے تھی. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتائے بغیر کیوں کر لیا. اس پر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان آتے ہیں ان کا پیچھا کرنا، ان کو چیک کرنا، یہ تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام ہے. اور ماشاءاللہ اتنی ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. پھر ہماری پولیس فورسز کا کام ہے. یہ تو ایمبیسڈر کا یا پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے. اس کو بہانہ بنا کر سویلین بالادستی خارجہ پالیسی کے معاملات میں ختم کر دی جائے، یہ در حقیقت پاکستان کے سانحات میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آگے بڑھیں، پیپلز پارٹی، آپ کی پارٹی جو تھی، آپ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے تعاون کہیں گے، تعاون کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے جو آپ کو اس وقت تحفظ حاصل تھا جب آپ سفیر تھے اور اس کے بعد جب میمو گیٹ اسکینڈل بھی تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ نہیں، دیکھیں نا، مجھے تو تحفظ کی کوئی ضرورت صرف اس بات کے لیے تھی کہ کوئی مجھے آ کے گولی نہ مار دے. کیونکہ جس آدمی کے بارے میں ہر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کہا جا رہا ہو غدار غدار، کوئی پتہ نہیں کہ کوئی من چلا کہ لو جی میں اس غدار کا کام تمام کر دیتا ہوں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قانونی طور پر تو مجھے کسی تحفظ کی ضرورت نہیں تھی. میمو گیٹ کے اندر بھی میرے خلاف نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی، نہ کوئی قانونی کام ہوا. ایک کمیشن بنایا گیا، کمیشن نے ایک رپورٹ دے دی، سپریم کورٹ نے رپورٹ سائٹ پر رکھ دی. تو اس لیے مجھے تو کسی تحقیق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جہاں تک ہے معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو دیکھیں میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 1993 سے لے کر اب تک وفا کی ہے. میمو گیٹ کے زمانے میں بھی مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ جھوٹ بول دیں اور کہہ دیں جی یہ زرداری صاحب پر ملبہ ڈال دیں یا گیلانی صاحب پر. میں نے تو نہیں ڈالا اور اب بھی نہیں ڈالوں گا، جھوٹ کیوں بولوں. لیکن ایک سیاسی فضا کے اندر ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ اس پر جب دباؤ ہوتا ہے تو اپنے دباؤ کو ریلیو کرنے کے لیے کسی اور کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے. آئی ڈونٹ ریئلی مائنڈ اٹ. اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ انہوں کی طویل جدوجہد ہے جمہوریت کے لیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے اپنی آخری کتاب میں اپنا وفادار ساتھی بھی لکھا ہے، تو مجھے اس پر فخر بھی ہے. لیکن آئی ایم ناٹ ان پریکٹیکل پالیٹکس اینی مور. تو جب میں پاکستان میں عملی سیاست نہیں کر رہا تو میرے دوست کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے اس سے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں آپ کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی زیادہ نہیں آتا. بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ جو غدار سازی کی فیکٹری کا چپراسی اب اسسٹنٹ مینیجر ہو گیا ہے پروموٹ ہو کے، جس کو لوگ ٹلی کہتے ہیں، وہ روز آ کے میرے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. اسکیپ گوٹ بنانا آسان ہوتا ہے، مسائل کے اوپر بات کرنا، تجزیہ کرنا، ان کے اوپر سوچنا مشکل ہوتا ہے. مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر بہترین دنیا کی لائبریریوں سے رسائی کر کے، امریکی سابقہ ریکارڈز کو دیکھ کے پاکستان کی وہ حقیقی تاریخ مرتب کروں جو پاکستان میں پاکستان سٹڈیز کے. جی حسین صاحب، لیکن حسین صاحب کچھ جو لوگوں کو اعتراض ہے، جس کو آپ نے کہا کہ جو غدار بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو نیریٹو پاکستان کے بارے میں ہے وہ اس کی جو تشہیر جو آپ کرتے ہیں وہ پاکستان کے قومی سلامتی انٹرسٹ کے خلاف ہے. دیکھیے، نیریٹو اگر آپ ایک جھوٹ پر مبنی بنائیں اور اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں کہ ہم نے ہر جنگ جیتی ہے اور ہماری کوئی خامی، ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، ہمارے ہاں جو بھی خامیاں اور کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری کسی اور کی سازشوں کی وجہ سے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تاریخ میں اور گہرا جانے کی ضرورت ہے. بچوں کو یہ پڑھانے کی ضرورت ہے کہ انگریز بر صغیر میں کیوں کامیاب ہوا. وہ جو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ سنتے نہیں ہیں شیخ نئی روشنی کی بات، انجن کی ان کے کان میں اب بھاپ دیجئے. انگریز کے پاس کوئی اور چیز بھی تھی علاوہ سازشوں کے جس کی وجہ سے اس نے بر صغیر پر حکومت قائم کی. لیکن ہم اپنے لیے ہم نے آسان نسخہ بنایا ہوا ہے. بس جی انگریز اس لیے آ گیا کہ میر صادق نے اور میر جعفر نے غداری کر دی. امریکنوں کو بن لادن مل گیا، بہت برا ہوا کیونکہ حسین حقانی نے بن لادن تک پہنچا دیا. جو حقیقی بات ہے کہ ہم دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی فوج ہونے کے باوجود تعلیم میں دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کے ساتھ ہیں. ہماری آدھی آبادی اسکول نہیں جاتی، بچوں کی جن کو اسکول جانا چاہیے. ہم ایک
पड़ोसी मुल्क के साथ दुश्मनी को यहाँ तक आगे ले गए हैं कि उसके अंदर हमारी मंतिक ख़त्म हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा वज़ीर आज़म हर साल जाके कश्मीर का जिक्र करता है, लेकिन जो 192 दूसरे मुल्क हैं उनका कोई सरबराह हुकूमत अब कश्मीर का जिक्र नहीं करता। ये हक़ाइक़ अगर मैं बयान कर देता हूँ तो नाराज़गी मेरे नैरेटिव पर नहीं है, नाराज़गी मेरी सदाकत पर है। अच्छा, अब हम वापस थोड़ा सा पीपल्स पार्टी पे जाते हैं। अब खुर्शीद शाह, यूसुफ रज़ा गिलानी ये सब बात कर चुके हैं, आप पे बात कर चुके हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब खामोश रहे हैं। देखिए, आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो स्टेट्समैन हैं, पीपल्स पार्टी के गैर मुतनाज़ा सरबराह हैं, और बाकी दोस्तों ने भी जो बात की है उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे आपस में दोस्त हैं भाई। हमने सबने कभी किसी ने जेल एक ही ज़माने में भुगती है, कभी किसी ने मार एक ही ज़माने में खाई है। मैं 93 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा हूँ। अगर टेलीविज़न के ऊपर शोर शराबे की फ़ज़ा के अंदर किसी के मुंह से कुछ निकल गया है तो उसके ऊपर ना मुझे परेशान होना चाहिए ना आप लोगों को परेशान होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि क्योंकि चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करना हमारे मीडिया का काम है, ख़बरें कम हैं, चैनल ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए लोग पीछे लग जाते हैं। मैंने किसी चैनल पे ये भी सुना कि खुर्शीद साहब से पूछा गया कि आपने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा। जब एक आदमी कहता है मैंने नहीं कहा तो बात ख़त्म हो गई। मैं तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा और मैं पाकिस्तान की किसी जमहूरी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। एक वक्त में एक लड़ाई पर तवज्जो करनी चाहिए और पाकिस्तान में मेरे नज़दीक अभी तक वो लड़ाई जारी है कि पाकिस्तान में जमहूरी क़ुव्वतों की बालादस्ती हो, पाकिस्तान के सिविलियंस में इतनी मेचोरिटी आए कि खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी और मुल्क की माशी पॉलिसी सब हम खुद बनाएं, सोच समझ कर बनाएं, मुख्तलिफ ख्यालात सुनकर बनाएं। मुख्तलिफ ख्यालात से बनाएं। हुसैन साहब, लेकिन आपको लगता है कि जब आपका दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था और जो कोशिश तब की गई थी, अब हालात जो है बदल गए हैं, अब वापस जो कमांड है वो अस्करी क़यादत के पास आ गया है? अस्करी क़यादत भी बहुत पहले से बेहतर क़यादत है, इस पर तो यानी दो बार राय नहीं हो सकती। वो भी गौर कर रहे हैं, मगर एक माहौल बन जाता है मुल्क में, एक फ़ज़ा होती है, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। तो अस्करी क़यादत को भी वक्त चाहिए, सिविलियन क़यादत को भी वक्त चाहिए। जो मेरा असल शिकवा आजकल है वो है पाकिस्तान की दानिश्वर और सहाफ़ती क़यादत के साथ, कि बजाय इसके कि हम अपना काम करें कि लिखें, पढ़ें और तहक़ीक़ करके जो क़िबला है उसको दुरुस्त करने में मदद करें, हम सिर्फ छोटे छोटे कामों पे लग जाते हैं। और ये जो टीवी पे रोज़ एक कव्वाली शाम को होती है, कोई एक आदमी लय उठाता है, कोई दूसरा ताली बजाता है, तीसरा थपका लगाता है, इससे कोई मुल्क का काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेट अस रिसर्च, लेट अस इंक्वायर। ये देखिए ना, उसामा बिन लादेन और इंक्वायरी की बात करें जी। हुसैन साहब मैं आपका माफ़ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, आपने मजमून जो छापा था, लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट में, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आप अपनी तशहीर कर रहे हैं, अपने लिए एक CV तैयार कर रहे हैं। देखिए जी, मेरा CV तो अल्लाह के फजल से इस वक्त ऑलरेडी, अगर आप जिसको अमेरिका में एकेडमिक CV कहते हैं कि आदमी ने कितना कुछ पब्लिश किया है, कितनी जगहों पे लेक्चर्स दिए हैं, तो वो 36 सफ़े का है। तो एक मजमून से उसमें सिर्फ एक लाइन का इजाफा हुआ है, अगर किसी को ये गलतफहमी है। ये भी बिल्कुल देसी वाली बात है। सब ये समझते हैं कि वाशिंगटन DC भी मियाँ चन्नू की तरह है कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर की अटेंशन हासिल करने के लिए आदमी को जो रोज़नामा मिस्कीन मियाँ चन्नू है उसमें मजमून लिखना पड़ता है। लोग समझते हैं कि वैसे ही हाल वाशिंगटन DC का है। वाशिंगटन इज़ अ फार मोर मैच्योर प्लेस, इवन इन अ बैड टाइम इट इज़ अ फार मोर मैच्योर प्लेस। यहाँ पे लोग जानते हैं कि किस में कितना वज़न है। मैंने अभी एक टास्क फोर्स लीड की, को चेयर की, जिसके अंदर 12 जो पाकिस्तान के सबसे बड़े माहिरीन हैं वो शामिल हैं। उसके लिए तो मुझे मजमून लिख के CV पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। हर आदमी अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। जो बेचारे खुद वहीं अपना देखें ना, देहाती कस्बाती जो लोग होंगे वो बड़े शहर के बारे में यही सोचेंगे कि जब हम बड़े शहर में जाते हैं तो सारा शहर वो हमारे ऊपर ही फोकस्ड है। आई एम अ स्मॉल फ्राई इन अ बिग सिटी। आखिरी सवाल हुसैन साहब जी, यस और नो का जवाब, आप पाकिस्तान वापस आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक मैं ये नहीं महसूस करता कि पाकिस्तान में कोई भी किसी राह पे चलते हुए मुझे गोली नहीं मार देगा, गद्दार समझकर या काफिर समझकर। पाकिस्तान से मेरा दिली ताल्लुक़ है। आऊँगा उस वक्त आऊँगा जब मुझे ये महसूस होगा कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने एक दफ़ा इकोनॉमिस्ट में ज़ियाउल हक़ के दौर में मज़मून लिखा था कि मैं भारतीय टैंकों पर पाकिस्तान वापस आऊँगा। वो माशाअल्लाह पंजाब के बहुत बड़े सियासतदान थे। जब वो वापस आए
तो उसके बाद आप देखिए कि उनको पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ देकर वापस लाया गया और उनके उस मज़मून की बुनियाद पे, जिस किस्म का मज़मून ना मैंने कभी लिखा है ना लिखने का सोचूंगा, उनको अगर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है तो मेरे बारे में भी ये राय बदलने की ज़रूरत है कि ये आदमी एक अलग राय रखने वाला है, गद्दार नहीं है। जब तक गद्दार कहा जाता रहेगा नहीं वापस आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का हुसैन साहब। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।